एक गुलाम जिसे किसी ने बेचा तो किसी ने खरीदा और अचानक उसकी किस्मत बदल जाती है और वो बन जाता है दिल्ली का सुल्तान। हेलो एवरीवन, मैं हूं आस्था और स्वागत करती हूं आप सभी का अड्डा 24/7 के आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज हम पढ़ रहे हैं एक शाही दास्तान यानी कि दिल्ली सल्तनत। ठीक है, उससे पहले हम जानेंगे दिल्ली सल्तनत का जब राज स्टार्ट हुआ था उससे पहले भी हमारे भारत पे किसी ने आक्रमण किया था, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला मुस्लिम जो आक्रमण किया था उसका नाम क्या था? मोहम्मद बिन कासिम। कब किया था? 1712 एडी में किया था। किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने 1712 एडी में सिंध पर हमला किया था। कहाँ किया था? सिंध पर हमला किया। और उस टाइम के राजा कौन थे? राजा दाहिर थे सिंध को, जिनको हराया और उनको मार दिया। ठीक है, और आपको पता है मोहम्मद बिन कासिम ही पहली बार भारत में जजिया कर लेके आया था। जजिया कर क्या होता है मैम? तो जजिया कर होता है जो गैर मुसलमानों पे टैक्स लगता है, उसको जजिया कर कहते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। पहला आक्रमण किसने किया था भारत पर? मोहम्मद बिन कासिम। पहला मुस्लिम आक्रमण किसने किया था? मुस्लिम जो था वो कौन था? मुस्लिम मोहम्मद बिन कासिम था। ठीक है, कब किया था? 1712 एडी में किया था। कहाँ किया था? सिंध पे किया था। सिंध पे राज कौन कर रहा था? वहां के राजा थे राजा दाहिर, जिनको उसने हरा दिया। अब दूसरी बारी में कौन आता है? 1000 एडी से 1027 के बीच में इसने 17 बार हमला किया था। कितने बार हमला किया था? 17 बार हमला किया था। नाम तो पता चल ही गया होगा, क्या नाम था उसका? महमूद गजनवी। क्या नाम था उसका? महमूद गजनवी। इसने भारत पर 17 बार हमला किया था। 17 बार क्यों हमला किया था? भारत को लूटने के लिए किया था। और इसने जब 16वीं बार हमला किया तो उसमें इसने सोमनाथ मंदिर पर हमला किया और उसे लूट लिया। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 1191 से 1194 के बीच में जिसने हमला किया था उसका नाम है मोहम्मद गोरी। क्या नाम है? मोहम्मद गोरी। किसके बीच बैटल हुआ था? बैटल ऑफ तराइन। याद है, मैंने बताया था बैटल ऑफ तराइन। तराइन का युद्ध हुआ था। मोहम्मद गोरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1191 में पहला युद्ध हुआ था जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे और मोहम्मद गोरी हार गया था। और 1192 में दूसरा युद्ध हुआ तराइन का। बैटल ऑफ तराइन जब हुआ दूसरी बार, उसमें मोहम्मद गोरी जीत गए और पृथ्वीराज चौहान हार गए। और मोहम्मद गोरी करने लगा इंडिया पे राज। जैसे जैसे इसकी उम्र बीतने लगी तो इसने सोचा इतना बड़ा साम्राज्य अब कौन संभालेगा। तो जो इसके स्लेव थे, स्लेव मींस जो इसके गुलाम थे, उसमें से जो सबसे लायक थे वो कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। अब यहां से स्टार्ट होता है दिल्ली सल्तनत। ठीक है, दिल्ली सल्तनत के 5 स्तंभ है, मींस 5 लोगों ने दिल्ली सल्तनत पर राज किया, 5 वंशों ने। हम उनके बारे में जानेंगे। पहला वंश कौन सा था? पहला वंश था गुलाम वंश। इसकी गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। और इसने कब से कब तक राज किया था? 1206 से लेके 1290 तक राज किया था। याद हो गया? पहला वंश कौन सा था? गुलाम वंश, 1206 से 1290 तक। और गुलाम वंश का स्थापना किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम वंश इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो भी राजा बनते हैं वो सब एक दूसरे के स्लेव होते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक भी तो था मोहम्मद गोरी का। ठीक है, अब दूसरा हम बात करेंगे खिलजी वंश आता है। कब से कब तक ये राज करता है? 1290 से 1320 के बीच, 1320 तक राज करता है। और खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे? तो थे जलालुद्दीन खिलजी थे। ठीक है, कौन थे? जलालुद्दीन खिलजी। अब तीसरा कौन आता है? मोहम्मद बिन तुगलक वाला वंश आता है। तुगलक वंश कौन आता है? तुगलक वंश आता है। 1320 से लेकर 1414 तक इसने राज किया था। और इसके संस्थापक कौन थे? गयासुद्दीन तुगलक थे। कौन थे? गयासुद्दीन तुगलक, तुगलक वंश के संस्थापक। ठीक है, चौथा कौन आता है? सैयद वंश। इसने ज्यादा कुछ किया नहीं ऐसे, पर हम इसके बारे में पढ़ेंगे। जो 1414 से लेकर 1451 तक रहता है। और इसके संस्थापक थे खिज्र खान था। कौन था सैयद वंश का संस्थापक? खिज्र खान। अब पांचवा और आखिरी आता है लोदी वंश।
इसने राज किया 1451 से लेके 1526 तक, क्योंकि 1526 में तो बाबर आ जाता है और उसके बाद मुगल साम्राज्य की शुरुआत हो जाती है। पर यहाँ जानेंगे कि लोधी वंश के संस्थापक कौन थे? बहलोल लोधी थे। कौन थे? बहलोल लोधी थे। तो 5 वंश हम पढ़ेंगे आज। कौन कौन से? पहला हो गया गुलाम वंश, दूसरा हो गया खिलजी वंश, तीसरा तुगलक वंश, फिर सैयद और फिर लास्ट में लोधी वंश। ठीक है, स्टार्ट करते हैं पहले वंश के बारे में, गुलाम वंश के बारे में। ठीक है, तो गुलाम वंश के जो फाउंडर सबसे पहले कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक थे। ये भी थे, लेकिन मेन फाउंडर माना जाता है इल्तुतमिश को। पर पहले हम कुतुबुद्दीन ऐबक का देख लेते हैं, इन्होंने क्या क्या किया। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी कहते हैं, यानी कि दान करने वाला, यानी कि गिवर ऑफ लाख बख्श। अच्छे लोगों को कहते हैं, आप मुझे भी कह सकते हैं, पर कोई बात नहीं, आप इन्हीं को कहिए, क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, इनके टाइम पे राजधानी क्या थी? इंडिया की राजधानी क्या थी? लाहौर थी। ठीक है, लाहौर। इनकी मृत्यु कब हुई? 1210 में हुई। कैसे हुई? चौगान यानी कि पोलो की खेल रहे थे और ये गिर गए और इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इनके टाइम में क्या क्या हुआ था? तो इन्होंने बनवाया था कुतुब मीनार की, मतलब निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, लेकिन कंप्लीट इल्तुतमिश ने किया था। ठीक है, नाम तो इन्हीं का लिया जाएगा, निर्माण का कार्य इसने ही शुरू किया था। और 2.5 दिन की झोपड़ी याद है जो अजमेर में है, वो भी इन्होंने ही बनवाया था। और कुव्वत उल इस्लाम भी इन्हीं के टाइम बना था। ठीक है, अब हम इल्तुतमिश के बारे में आते हैं। तो इल्तुतमिश कौन था? इसका दामाद था। कौन था? दामाद। देख रहे हो, दहेज में पूरी राजगद्दी दे दी, दहेज में दे दिया था। इल्तुतमिश भी इसका क्या था? स्लेव था। ठीक है, स्लेव भी था ये इसका, और इसको लायक लगा तो इसने इल्तुतमिश को फिर गद्दी पे बैठा दिया। ठीक है, अब इसको असली संस्थापक भी मानते हैं। किसको मानते हैं? गुलाम वंश का असली संस्थापक इल्तुतमिश को भी बोला जाता है। ठीक है, इसके टाइम पे राजधानी क्या थी? दिल्ली थी। और कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम पे राजधानी क्या थी? लाहौर थी। ठीक है, इसने एकता प्रणाली लेके आया था, एकता सिस्टम लेके आया था, जिसमें भूमि के बदले सैन्य सेवा। इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई नागरिक है वो सैन्य सेवा दे रहा है तो उसके बदले उसको पैसे के बदले इसको भूमि दिया जाएगा। अधिकारी जो भी है, उस नागरिक अधिकारी सेवा जो भी सैन्य सेवा दे रहा है उसको सैलरी के बदले भूमि दिया जाता था, जमीन दिया जाता है। ठीक है, इसने एक 40 लोगों का समूह बनाया, 40 अमीर तुर्क लोगों का समूह बनाया, जिसको चालीसा कहते हैं या चहलगानी कहते हैं। ठीक है, किसने बनाया था? इल्तुतमिश ने बनाया था। ठीक है, इस सिक्के चलाए थे चांदी के सिक्के जिसको टंका कहते हैं, और इसने चलाए थे तांबे के सिक्के जिसको जीतल कहते हैं। सिक्के इसने, टका किसके टाइम चलाया गया था? इल्तुतमिश के टाइम। चांदी के सिक्के को टका और तांबे के सिक्के को जीतल कहते हैं। क्लियर हो गया? हमने पढ़ा कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश के बारे में। अब हम पढ़ रहे हैं रजिया सुल्तान। तो रजिया सुल्तान कौन थी? रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। ऐसा नहीं था कि इनके बेटे नहीं थे, इनके बेटे भी थे, लेकिन तबाकत ए नासरी के मतलब अकॉर्डिंग ये जो बुक है इसमें लिखा हुआ है कि रजिया सुल्तान अब इनके बेटों से कई लाख गुना बेहतर थी और ये काबिल थी कि ये सुल्तान बनाई जा सके, मतलब वहां पे राज किए जा सके, वहां की रानी महारानी बनाई जा सके। इसलिए इल्तुतमिश ने इनको चुना था। इसके वजह से ही लोगों ने विद्रोह किया था। रजिया सुल्तान कब से कब तक रही? 1236 से 1240 तक रही थी। ठीक है, ये भारत की मतलब दिल्ली सल्तनत की पहली महिला और एकमात्र महिला थी जो शासक थी। समझ में आ रहा है? उस टाइम इन्हों ये क्या कैसे आती थी? ये पर्दा नहीं करके आती थी। पहले क्या होता था कि अगर कोई महिला है वो आ रही, उसमें एंट्री कर रही है, सबके बीच बैठ रही है शासक में, जब ये बनी थी तो ये पर्दा जो उस समय प्रथा था उसको पालन नहीं किए थे। ये प्रॉपर आती थी, वो सैनिकों वाले वेशभूषा में पूरे राजाओं वाले आती थी। इससे लोगों में बहुत विद्रोह फैला था। और जो इल्तुतमिश ने बनाया था 40 लोगों का समूह तुर्क वाले चहलगानी, उन लोगों ने भी विद्रोह किया था और इसका, और भटिंडा के गवर्नर जो थे अल्तुनिया ने भी विद्रोह किया और इनको मार दिया गया। पहली बात, इनका विद्रोह पता है क्यों था? एक याकूत था, याकूत जो होते हैं वो थोड़े कम लेवल के थे, उनको इसने उससे शादी कर ली थी रजिया सुल्तान ने। तो सबको एक तो पसंद नहीं आया था कि महिला सब पे राज कर रही है, महिला सब पे शासक कर रही है, इससे सब नाराज भी थे। और इसने दूसरी बात याकूत से शादी कर ली थी। ये इसलिए जो भटिंडा का गवर्नर था, ठीक है, भटिंडा का गवर्नर कौन था? अल्तुनिया जो था, इसने विद्रोह किया और दोनों को बंदी बना लिया और याकूत को तो मार दिया। और ये रजिया सुल्तान फिर क्या करती है? अल्तुनिया से शादी कर लेती है। क्या कर लेती है?
शादी कर लेती है, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी इसे मार दिया जाता है, दोनों को, इन दोनों को मार दिया जाता है। ये शादी कर लिए थे लालच में कि अब हम दोनों राज करेंगे, पर ऐसा कुछ नहीं होता, दोनों को मार दिया जाता है, ठीक है। अब हम आएंगे बलबन के बारे में। 40 लोगों का जो समूह था, 40 लोगों का समूह, तुर्क लोगों का, चहलगानी को किसने खत्म किया था? बलबन ने खत्म किया था। क्यों किया था वो भी पढ़ते हैं। तो बलबन कब से कब तक राज करता है? 1266 से लेके 1287 तक। और बलबन ने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। इसका मतलब कि अगर कोई विद्रोही है उसके खिलाफ कड़ा से कड़ा, मतलब कड़ी से कड़ी सजा वो सुनाता था, ठीक है। इसने चालीसा को समाप्त कर दिया और खुद को जिल्ले इलाही की अहम ब्रह्मास्मीन वो वाला चीज था, खुद को जिल्ले इलाही घोषित कर दिया। इसने चहलगानी जो था चालीसा, इसलिए उसको समाप्त कर दिया क्योंकि इसको लगता था, और आपको पता है बलबन भी उसी 40 लोगों के समूह में से एक व्यक्ति था, ठीक है। इसको डर हुआ कि जब वो 40 लोग फिर मेरे पे भी, मतलब समझ लो जब वो 40 हैं तो इसके उस रजिया सुल्तान को हटा सकते हैं, उसके बाद इसको राजा बना सकते हैं, तो इसको भी तो हटा सकते थे। इसलिए इसने समझदारी के साथ सबसे पहले वो 40 लोगों की जो समूह थी वो चहलगानी प्रथा को ही खत्म कर दिया, ठीक है, इसको समाप्त कर दिया। इसने सिजदा और पैबोस जो कि एक फारसी परंपराएं हैं वो लेके आया था। इसमें क्या था कि घुटने टेकना था और पैर को चूमना था जो राजा था। क्या लेके आया था? सिजदा और पैबोस लेके आया था। कौन लेके आया था? बलबन लेके आया था, ठीक है। दीवाने अर्च विभाग बनाया जो कि एक सैन्य विभाग था, ठीक। अब हम बात कर रहे हैं खिलजी वंश के बारे में। किसके बारे में? खिलजी वंश के बारे में। इसके पहले हमने क्या पढ़ा? गुलाम वंश पढ़ा। गुलाम वंश में 4 ही इंपॉर्टेंट है, कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर उसका स्लेव आता है, कौन आता है? इल्तुतमिश, उसके बाद उसकी बेटी रजिया सुल्तान, फिर आता है बलबन, ठीक है। तो खिलजी वंश का संस्थापक कौन है? ये है जलाल उद्दीन खिलजी। कौन है? जलाल उद्दीन खिलजी है, ठीक है, खिलजी वंश का संस्थापक। अब अलाउद्दीन खिलजी तब कौन था? ये इसका भतीजा था। कौन था? भतीजा था अलाउद्दीन खिलजी, जो राज करता है 1296 से लेके 1316 तक, ठीक है। इसने सबसे बड़ी स्थायी सेना बनाई, मतलब इसने जो लार्जेस्ट स्टैंडिंग आर्मी किसके पास थी? अलाउद्दीन खिलजी के पास ही थी। आपने पद्मावत मूवी देखी, कितना खतरनाक उसने रोल किया होता है, वैसा रियल में भी कुछ वही था शायद। नगद वेतन, मतलब इसने जो इल्तुतमिश ने जो लेके आया था वो वाली प्रथा जिसमें भूमि एकता कर दिए जाते थे, भूमि के बदले भूमि दिए जाते थे, जो सैन्य अधिकारी जो भी अधिकारी थे उसमें लेके, आपने पढ़ा था ना। इसके बदले इसने कैश देना शुरू कर दिया और एकता प्रणाली जो थी उसको खत्म कर दिया कि हम जो सेना जो भी अधिकारी है उन सबको हम कैश देंगे सैलरी, हम भूमि नहीं दे रहे। इसको इसने खत्म कर दिया। इसने दाग और चेहरा लेके आया था जिसमें क्या होता था, घोड़ों पे धब्बे लगाए जाते थे कि ये कितने नंबर के घोड़े, उनकी ब्रांडिंग की जाती थी, समझ में। और चेहरा क्या होता था कि जो भी उनके सैनिक थे उनके चेहरे का जो हुलिया था उसको रिकॉर्ड किया जाता था कि कौन है वो, ठीक है। मालिक कफूर बड़ा लॉयल बंदा था, पूरी अभी तक का सबसे लॉयल बंदा इसी को मिला है, अलाउद्दीन खिलजी को। आपको भी नहीं मिला इतना लॉयल बंदा, ठीक है। तो इसने इसको 1000 दिनारी कहते हैं। 1000 दिनारी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये भी इसका स्लेव था, अलाउद्दीन का ये स्लेव था। कौन था? मलिक काफूर, जिसको 1000 दिनार में खरीद के लेके आए थे, ठीक है। अलाउद्दीन के लिए इसने दक्षिण भारत में भी अपने जगह बनाए थे, इसने जीता था वहां के जगह को, देवनागरी वारंगल, यहाँ पे गुजरात, रणथंभौर और चित्तौड़ भी इसके, रणथंभौर भी इसके, और गुजरात भी इसी के हो गए। सारे जगह ये फैला हुआ था कहीं ना कहीं। इसने अलाउद्दीन ने बाजार पर नियंत्रण के लिए 4 टाइप के वो बनाए थे, मतलब सॉरी 3 टाइप के मंडी बनाए थे, ठीक है। कितने टाइप के? बाजार पे नियंत्रण के लिए 3 टाइप के मतलब मंडी बाजार बनाए थे। हम उसके बारे में पढ़ेंगे जिसपे सहना या मंडी और जासूस ये लोग जो थे उसकी देख रेख करते थे। और 3 टाइप के मंडी महंगाई को रोकने के लिए और बड़ी जो इतनी बड़ी इसके पास स्टैंडिंग जो आर्मी है उसके पालन पोषण के लिए इसने बनाए थे। वो 3 टाइप के थे। मंडी में क्या होता था? अनाज वाले बाजार थे, देख रहे हो, इसमें अनाज वाले बाजार थे, यहाँ पे बंजारे अनाज लेके आते थे और बेचते थे। और सराय अदल में क्या होता था? जो अच्छे अच्छे कपड़े और कीमती वस्तुओं का बाजार यहाँ पे लगा होता था सराय अदल में, ठीक है। गुलाम और घोड़ी में क्या होता है? सैनिकों की जरूरत की चीजें होती है। इसने 3 टाइप के मार्केट जो है अलग अलग बांट दिए थे जिसको लोगों को दिक्कत ना हो, ठीक है। और इसने 3 टाइप के टैक्स भी लेके आए थे, घरी, चराई और खराज।
अब घरी में क्या होता था कि जो हाउस टैक्स देते थे, यानी घर वाला टैक्स बोलते थे इसको, और चराई टैक्स में पशु कर हो जाता था, और इसमें लैंड का खराज में जो आपकी भूमि होती थी उसके 50% लैंड टैक्स देने पड़ते थे। ठीक है, अब मोहम्मद बिन तुगलक, अब हम बात कर रहे हैं तुगलक वंश के। तो तुगलक वंश में सबसे पहले आते हैं मोहम्मद बिन तुगलक, जिनको मतलब इंपॉर्टेंट है ये मोहम्मद बिन तुगलक, जिनको मूर्ख और बुद्धिमान दोनों कहा जाता है। किस लिए कहा जाता है? क्योंकि ये जो सोचते थे वो हम उस टाइम समय से बहुत आगे का सोचते थे, मतलब अच्छा सोचते थे, लेकिन उनकी जो भी चीजें, जो भी योजनाएं थी वो हमेशा विफल हो जाती थी, इसलिए उनको बुद्धिमान मूर्ख कहा जाता था। अब देखिए क्या कि इन्होंने राजधानी परिवर्तन किया सबसे पहले, तो जो कि विफल हो गया। दिल्ली से दौलताबाद, दौलताबाद से दिल्ली, फिर दिल्ली से दौलताबाद, दौलताबाद से दिल्ली, यही राउंड 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 करते रहिए। ये भी लोगों को, वहां पे स्थानीय जो लोग थे उनको यहाँ से वहां जबरदस्ती शिफ्ट किया गया, जिससे वो बहुत ज्यादा आक्रोश उनके अंदर भर गया और उन्होंने विरोध करा था। ठीक है, सांकेतिक मुद्रा में क्या हुआ, इन्होंने तांबे और कांच के सिक्के चलाए, तांबे और कांच के सिक्के चलाए, जो लोगों ने अपने घरों में भी बनाना शुरू कर दिया नकली सिक्के, इसलिए ये भी फेल हो गया योजना। ठीक है, दोवाब में क्या हुआ था, ये भी फेल हो गया, क्योंकि गंगा और यमुना के टाइम ये लोग दोवाब क्षेत्र में टैक्स जब बढ़ा दिया उस टाइम अकाल पड़ गया, लोगों ने फिर विद्रोह करा, फिर ये भी योजना फेल हो गया इनका। उसके बाद खुरासान अभियान में इसने युद्ध के लिए एक बड़ी सेना बनाई और युद्ध हुआ ही नहीं और वो भी विफल हो गया। ठीक है, कराची अभियान में इसने हिमालय क्षेत्र में युद्ध के लिए एक सेना बनाई और जो भी वो भी विफल हो गया, जिससे लोगों ने बहुत ही ज्यादा विद्रोह करा था। आपको पता है मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 तक राज किया और इसके टाइम पे सबसे बड़ा साम्राज्य था, इसने अपना साम्राज्य सबसे बड़ा बनाया था। ठीक है, इसलिए इसको बुद्धिमान मूर्ख दोनों कहा जाता है, बुद्धिमान मूर्ख एक ही कहा जाता है। अब आते हैं फिरोज शाह तुगलक, जहां इन्होंने मोहम्मद शाह तुगलक ने बड़ी बड़ी सफल वो मतलब विफलता उनको मिले, या फिर उसने योजनाएं बनाई बड़ी बड़ी, उसके बाद वो विफल हुए। वहीं फिरोज शाह तुगलक ने, जिसको कहा जाता है बिल्डर, द बिल्डर, निर्माता, इसने काफी सारी चीजें बनवाई, अनाथ के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए बहुत सारी चीजें बनवाई थी, इमारतें भी बनवाई, शहरों का निर्माण करवाया। इसने जौनपुर का निर्माण किया, फिरोजाबाद, हिसार और फतेहाबाद बसाया था। जौनपुर, फिरोजाबाद, फतेहाबाद और हिसार किसने बसाया था? फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। याद हो गया ना? अब इसने लोग पब्लिक वेलफेयर के लिए क्या क्या किया, इसने मुफ्त अस्पताल बनवाए, उसके बाद दान और विवाह विभाग बनवाए कि जो गरीब है उनको दान किया जाएगा और जो उनके बच्चे हैं, जो भी उनके परिवार में लड़की लड़के जो भी है, उनका विवाह करवाया जाएगा, इनके साइड से करवाया जाएगा। और दासों का विभाग भी बनवाया था। सिंचाई के लिए इसने नहरों का बड़ा जाल बिछाया, नहर बनवाए, तालाब बनवाए, पोखरे बनवाए, सारी चीज इसने बनवाए। और एक सिंचाई कर भी लगाया, हक्के सर्व, यानी कि जो चीजें ये नहर तालाब जो इसने बनाई है उससे अगर कोई अपने खेत की सिंचाई कर रहा है तो उसको एक टैक्स देना पड़ेगा, जिसका नाम है हक्के सर्व। सर्व मीन्स वाटर होता है, वाटर, वाटर मीन्स पानी, जल, नीर। ठीक है, बोलो हाँ ठीक है, समझ में आ रहा है? बोलो हाँ आ रहा है, नहीं आ रहा है तो भी बताइएगा। ठीक है, अब उसके बाद लास्ट आते हैं सैयद और लोदी वंश। सैयद ने ज्यादा कुछ किया नहीं तो इसके बारे में ज्यादा डिटेल से नहीं जानेंगे। अब तैमूर का आक्रमण जब होता है 1398 में, तो भारत में जो राज कर रहे थे दिल्ली पे वो कौन थे? वो थे तुगलक थे। तुगलक आए, तुगलक के टाइम आए तैमूर, उन्होंने भारत को लूटा, मतलब दिल्ली को लूट लिया। उसके बाद उन्होंने सैयद वंश में, मतलब सैयद वंश की स्थापना की, स्थापना नहीं कि उन्होंने बोला कि अब तुम संभालो। उस टाइम सैयद वंश की स्थापना किसने की? खिज्र खान ने की। ठीक है, सैयद वंश कब से कब तक राज किया? 1414 से लेके 1451 तक राज किया। ठीक है, तैमूर का आक्रमण किसके टाइम हुआ था? मोहम्मद, मतलब तुगलक वंश के टाइम हुआ था, मतलब उस टाइम मोहम्मद बिन तुगलक था। ठीक है, उसका सैयद वंश आता है। सैयद वंश के बाद कौन आता है? लोदी वंश। लोदी वंश थे वो 1451 से लेके 1526 तक रहते हैं, जब तक बाबर नहीं आ जाता है। ठीक है, तो पहला अफगान वंश कौन था? लोदी ही वंश था। ठीक है, संस्थापक बहलोल लोदी थे। और सिकंदर लोदी ने क्या किया ये भी देख लेते हैं। 1504 में आगरा को बचाया था। किसने बचाया था? सिकंदर लोदी ने बचाया था। और भूमि मापने के लिए एक गज ए सिकंदरी करके एक इन्होंने चलाया था, जिसको बोलते भूमि मापने के लिए गज ए सिकंदरी। और इसने डबल डोम की शुरुआत की थी, डबल डोम गुंबद की शुरुआत की थी, जिसको आगे चल के जो मुगल लोग थे
उन्होंने अपने भवन जो भी निर्माण करवाए उसमें उन्होंने भरपूर यूज किया इसका। ठीक है, इसके बाद हम जानेंगे कि कहाँ इसका पतन होता है और स्टार्ट होता है मुगल साम्राज्य का, मतलब तो इब्राहिम लोदी जो है, इब्राहिम लोदी, इसका पतन कैसे होता है, दिल्ली सल्तनत का यह अंतिम शासक बनता है। कौन होता है? इब्राहिम लोदी। क्योंकि इसके जो अपने रिश्तेदार थे दौलत खान, इसके जो अपने रिश्तेदार थे दौलत खान, उन्होंने बाबर को इनवाइट किया कि भाई तू आ और लड़ और मुझे गद्दी पे बैठा। लालच बुरी बला है, रिश्तेदारों ने हमेशा धोखा दिया है, तो इनके भी रिश्तेदार धोखा दिए। देखिए स्टार्टिंग से रिश्तेदार, तो रिश्तेदारों ने बुलाया, जिनके रिश्तेदार थे दौलत खान, वो उनको लालच हुआ कि गद्दी पे अब हम बैठेंगे, इसके लिए उन्होंने बाबर को बुलाया। बाबर आया, आक्रमण किया और राज करने लगा। ठीक है, तो इस तरह इनका पतन हो गया। उसके बाद बाबर आता है, मुगल साम्राज्य का संस्थापक जो रहता है, और पहली बार भारत में तोप खाने का यानी कि गन पाउडर का यूज बाबर ही किया रहता है, और तुगलमान नीति को अपनाया रहता है, बाबर ने अपनाया रहता है। ठीक है, अब इसके बाद दिल्ली सल्तनत की द एंड होता है और होता है स्टार्ट मुगल साम्राज्य का। अब हम बात करते हैं जो इसमें इंपॉर्टेंट टैक्स थे, जो दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टैक्सेस जिसके टाइम पे आए थे वो सारे हम बात कर लेते हैं। तो एक खराज टैक्स था, इसमें क्या था, जो भूमि या कृषि टैक्स जो मिलते थे, अलाउद्दीन ने 50% किया, तो फिरोज शाह ने बोला कि एक का 1/10 तुम हमको टैक्स देना। एक टैक्स था भूमि या कृषि का, जो भी टैक्स था उसको बोलते हैं खराज। फिर खुम्मस में क्या था कि युद्ध के टाइम जो भी लूटा गया माल होगा उसका 1/5 देना होगा सुल्तान को। ठीक है, और जजिया कर में क्या था, गैर मुसलमानों पे टैक्स लगा था, और जकात में क्या था, मुसलमानों पर धार्मिक टैक्स लगा था 2% का। ठीक है, एकता प्रणाली हमने बताया था, जैसे हमने पहले पढ़ा कि वेतन के समय अधिकारियों को क्या मिलते थे, भूमि मिलते थे। इसकी शुरुआत की थी इल्तुतमिश ने और खत्म किया अलाउद्दीन ने। और इसमें फिरोज शाह तुगलक ने बोला कि अगर कोई अधिकारी है उसको, उसने हेरिडेटी बना दिया इसका कि अगर उसका बाप जो है उसकी डेथ हो जाती है तो उसके बेटों को मिलेगी, फिर उसके बेटों को हेरिडेटी हो जाती है ना वैसे। ठीक है, उसके बाद हम जानेंगे साहित्य और विद्वान कौन कौन आए किसके किसके टाइम में, उन्होंने क्या लिखा, वो सारी चीजें हम एक साइड है रखे हैं, इसको जान लेंगे। अल बरूनी ने लिखा था किताब उल हिंद, जो कि अरबी में लिखा था, और किसके साथ आया था, महमूद गजनवी के साथ ही ये इंडिया आया था, उसने लिखा था किताब उल हिंद अरबी भाषा में। किसने लिखा था, अल बरूनी ने लिखा था। इब्न बतूता आता है, मोरक्को का रहता है, रेहला, और रेहला लिखता है अरबी भाषा में लिखता है। ठीक है, किस भाषा में लिखता है, अरबी भाषा में लिखता है। मोरक्को का यात्री था और ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया था। किसके समय आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया था। फिर आता है अमीर खुसरो, जो कि तुगलनामा लिखता है, और खजाइन उल फतूह लिखता है, फतूह। ये कवाली, इनको कवाली और तबला के जनक भी कहा जाता है। किसको, अमीर खुसरो को कवाली और तबला के जनक भी कहा जाता है। ठीक है, और इनको तूते हिंद यानी कि पैरट ऑफ इंडिया कहते हैं अमीर खुसरो को। फिर लास्ट में जियाउद्दीन बर्नी, इसने क्या लिखा था, तारीख है फिरोज शाही, MBT मीन्स मोहम्मद बिन तुगलक को बुद्धिमान मूर्ख किसने कहा था, जियाउद्दीन बरूनी ने कहा था। ठीक है, अब हम जानेंगे वास्तुकला और विरासत, जो उस टाइम मतलब दिल्ली सल्तनत की स्टार्टिंग से लेके एंड तक जो इंपॉर्टेंट वास्तुकला थी, जो भी विरासत थी, उसके बारे में सबसे पहले कुतुब मीनार, किसने इसकी शुरुआत की थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, और ये 72.5 मीटर इसकी लंबाई है। कितनी है, 72.5 मीटर इसकी लंबाई है, और इसको कॉबेल्ड आर्क तकनीकी से बनाया गया था। ठीक है, अब उसके बाद अलाई दरवाजा भारत का पहला 2 आर्क एंड डोम वाला ये था। अलाई दरवाजा जो बना था इसके तकनीक पे बना था। उसके बाद लोधी वास्तुकला में डबल डोम आता है, जिसका आगे चल के मुगलों ने पूरा यूज किया था, डबल डोम गुंबद वाला। ठीक है, अब हम 1 मिनट में जानेंगे कि मतलब दिल्ली सल्तनत के सब सारे इंपॉर्टेंट लोगों के बारे में, उनके कारनामों के बारे में जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं एक बारी। 12 से 6 से ये सब प्रारंभ होता है, जब कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो राज करता है। गुलाम कब से चलता है, 1206 से 1290 तक। कब से कब तक, 1206 से 1290 तक कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरुआत किया था। इल्तुतमिश ने चहलगानी लेके आई थी, 40 लोगों की समूह, जो मैंने बताया था, याद है। और बलबन ने सिजदा और पैबोस लेके आया था। ठीक है, और इसके सिजदा और
पैबोस जैसी कठोर प्रथाएं लेके आए थे। उसके बाद खिलजी वंश आता है 1290 से 1320 तक आता है। इसमें अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण के लिए और दाग और चेहरे जैसे प्रथा शुरू की थी। अलाई दरवाजा भी इसी टाइम बना था। क्या बना था? अलाई दरवाजा। ठीक है। तुगलक वंश के बारे में बात करते हैं, जो राज करता है 1320 से 1414 तक राज करता है। एम बेटी मिस मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद बदला। फिर फिरोज शाह आते हैं, उन्होंने नहरों का जाल बिछाया और जौनपुर शहर बसाया। ठीक है। अब हम बात करेंगे लोधी वंश, किसके बीच में आता है? एक सैयद वंश। तो वो ज्यादा है नहीं उसमें कुछ, तो उसके बारे में नहीं बात करें, उसने कुछ किया नहीं ऐसा कुछ। ठीक है। बस सैयद वंश जान लेना है। ऐसे कोई क्रोनोलॉजी पूछ लेता है ना, तो पहले आता है गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, फिर लोधी वंश आ जाता है। लोधी वंश कब से कब तक रहता है? 1451 से लेके 1526 तक रहता है। सिकंदर लोधी ने आगरा शहर बसाया था। किसने बसाया? सिकंदर लोधी ने बसाया था। इब्राहिम लोधी ने 1526 में पानीपत के पहले युद्ध में बाबर से हार गया था। कौन हार गया था? इब्राहिम लोधी बाबर से 1526 में हार गया था। यहाँ पे 1526 में हो जाता है इनका द एंड हो जाता है। उसके बाद शुरू होता है मुगल साम्राज्य। और एक बार और रिवीजन कर लेते हैं जो इनके इंपॉर्टेंट जो साहित्य और यात्री जो कौन थे? अल बरूनी थे, जो अल बरूनी किताब उल हिंद लिखा था। इब्न बतूता जो थे, इब्न बतूता रहला लिखे थे। ठीक है। खुसरो तूते हिंद इस काल के महान लेखक थे। 3 थे, आप देख लेना, मैंने रिवीजन भी करवाया है। बाकी कोई डाउट हो तो पूछ लेना और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।